अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी मोइन। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है सरसाद और ये अपने बेहतरीन तजुर्बे की बुनियाद पर हमें अब आइंदा आने वाले जो शेयर्स मार्केट है उसके बारे में हमें आगाह करेंगे कि क्या खरीदना है, किस वक्त खरीदना है, कितने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन तमाम बातों के लिए सरसाद मौजूद हैं आज भी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट सेशन में हमने अपने अकाउंट को जो स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोला जाता है इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी और बताया था कि किस तरीके से अकाउंट को जो है वो उसको ओपन किया जा सकता है, जिसके अंदर हमने एक ब्रोकर का जिक्र किया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसका हमने जिक्र किया था। खैर, इसी से आगे हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे कि अगर हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है तो अब इसके बाद के क्या प्रोसेस होंगे। ओवर टू सरसाद। ठीक है, देखें अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका ब्रोकर के पास अकाउंट खुल गया है, आपका सब्सिक्वेंटली सीडीसी के पास अकाउंट खुल गया है। इसकी कंफर्मेशन ऐसे होगी कि जब आपका ब्रोकर के पास और सीडीसी के पास अकाउंट खुल जाएगा तो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा उस ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल भी आएंगी कंफर्मेशन की, और जो आपने सेलफोन नंबर दिया होगा सेलफोन नंबर पे आपको मैसेज भी आएगा। अच्छा, ठीक है। अब अज्यूमिंग कि आपका अकाउंट ऑपरेशनल हो गया है तो आप अब पैसे कैसे डालेंगे उसके अंदर, या आप परचेजिंग की तरफ जाने लगे हैं तो ये कैसे स्टार्ट होगा। बिल्कुल, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रोकरेज हाउस के अंदर, आप जस्ट उनको फोन करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि मुझे कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स दीजिए। अच्छा, कंपनी के, अच्छा, इससे मेरी मुराद क्या है? इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आपका एकेडी सिक्योरिटीज के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव आपको एकेडी सिक्योरिटीज के बैंक अकाउंट नंबर शेयर करेगा। अच्छा, अगर मुनीर खन्नानी है तो वो मुनीर खन्नानी के नंबर शेयर करेगा, जो भी ब्रोकरेज हाउस होगा। सही, ठीक है। आपने उसके ऊपर ऑनलाइन अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से ट्रांसफर करने हैं पैसे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि मैं मिसाल के तौर पे इंटर में हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो क्या इसके अलावा भी कोई तरीकेकार है कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा सकें? अपने वालिद के अकाउंट से कर दूं या दोस्त के अकाउंट से कर दूं? क्या ये प्रोसीजर है, ऐसा है? देखें, इसमें आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। एक नॉर्मल 18 साल 19 साल के लड़के का, 20 साल के लड़के का भी इनफैक्ट बैंक अकाउंट नहीं होता जी, तो उसके पास डेफिनेटली ये चैलेंज आएगा कि वो पैसे कैसे ट्रांसफर करे, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी कि कैश में कोई डीलिंग अलाउ नहीं है। सही। अगर कोई ब्रोकर कर भी रहा है तो हम उसे कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सही। तो फिर सवाल ये आता है कि ये तो डेडलॉक आ गया, अब उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो आगे प्रोसेस कैसे करे। तो इसमें एक इजी वे आउट है कि इजी पैसा यूज कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, बैंक अकाउंट भी बन सकता है, माइनर का भी बन जाता है, जो 18 से नीचे की एज में हो वो उनका भी बैंक अकाउंट बन जाता है। लेकिन अगर नहीं है, उसमें एक हैसल है, जाना पड़ता है 2-3 दफा 4 दफा। तो इजी पैसा एक बड़ी आसान सी पेमेंट ऐप है, आप मैं हम सब जानते हैं, हम सब यूज करते रहे। बिल्कुल। आप उससे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होते हैं फंड्स, बिल्कुल। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इजी पैसा के अंदर आप ब्रोकरेज अकाउंट का नंबर, ब्रोकरेज फर्म का अकाउंट नंबर डालेंगे। सही। आप जब फैच टाइटल करेंगे, आप देखेंगे ट्रांसफर करने लगेंगे तो आपको कंपनी का नाम भी लिखा हुआ दिखेगा वहां पे। ओके। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक अकाउंट नंबर डाला और उस पर ट्रांसफर कर दिए। आप को जब नाम दिखे, अगर मुनीर खन्नानी है तो अकाउंट नंबर इनपुट करने के बाद आपको मुनीर खन्नानी सिक्योरिटीज लिखा हुआ दिखेगा। सही, सही। एकेडी है तो एकेडी सिक्योरिटीज दिखेगा। सही। आपने वो ट्रांसफर करे, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट आपने लेकर शेयर कर दिया जो आपका ब्रोकरेज हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। सही। जिनसे आपने रिक्वेस्ट करी थी अकाउंट ओपन करने के लिए, जिनसे आप ब्रोकर है आपका, बिल्कुल थ्रू आउट द टाइम जिनसे आप कम्युनिकेशन में रहे। सही। आपने उनको वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने 3000 रुपीज ट्रांसफर करे थे। ठीक है। अब आपकी जो एप्लीकेशन होगी, मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, ये एप्लीकेशन के थ्रू भी हो सकता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आप प्ले स्टोर से जो भी आपका ब्रोकर है आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। अच्छा। जब आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा तो वो आपके साथ एक आईडी, एक आपका यूनिक पासवर्ड और एक आपका पिन कोड, ये 3 चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और वो आप आईडी पासवर्ड इनपुट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी, जैसे एक नॉर्मल फेसबुक लॉगिन हो जाती है या कोई बैंक की एप्लीकेशन लॉगिन हो जाती है। अच्छा, अब आपकी हम एग्जांपल लेकर चलते हैं मुनीर खन्नानी की। ठीक है। मुनीर खन्नानी की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी, आईडी पासवर्ड आपके पास आया हुआ था, वो आपने इनपुट करा आपका। अच्छा, ये एप्लीकेशन मुनीर खन्नानी के नाम से ही होगी या इसका कोई और नाम होगा?
नेट पे अगर मैं सर्च करता हूँ प्ले स्टोर पे तो? नहीं, ये ऑफिशियल इसी नाम से होगी। अच्छा। मुनीर खन्नानी सिक्योरिटीज लिमिटेड। ओके। और ये आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद जस्ट आपने आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करना है। सही। वो आपकी लॉगिन हो जाएगी। आईडी और पासवर्ड मुझे मेरा ब्रोकर जो है वो सेंड करेगा। एग्जैक्टली जब उन्होंने आपका अकाउंट ओपन करा होगा। सही। और जब वो अकाउंट फाइनल ओपन हो जाएगा तो आपके पास एक आईडी आएगी और एक आपके पास जेनेरिक सा पासवर्ड आएगा, लाइक 1 to 9 होगा या 1 to 10 होगा। अच्छा, जैसे ही आप वो पासवर्ड इनपुट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन बोलेगी कि अब आप एक रियल पासवर्ड अपना सेट कर लें। अच्छा। क्योंकि ब्रोकर ने तो आपको वो एक बेसिक पासवर्ड रख के दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक रियल पासवर्ड उसको चेंज पासवर्ड से सेलेक्ट कर लेंगे, उसको आपने सेव कर लिया, आपने जहन में अपने नशीन कर लिया कि ये मेरा पासवर्ड है। अच्छा, हमने बात स्टार्ट करी थी कि आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए। सही है। तो और आपने उसको रिक्वेस्ट कर दी ब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव को कि भाई ये मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, आप इसे अपडेट कर दें। आप अपनी मुनीर खन्नानी की एप्लीकेशन में देखेंगे तो वो 3000 रुपीज आपको वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में होते हैं। सही। अब आपके पास वो 3000 रुपीज आ गए, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। इसमें से 2000 रुपीज जो होते हैं वो आपका एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मनी होता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन में लॉक रहता है, आपकी एप्लीकेशन में ही अवेलेबल होता है। सही। मगर वो आपका एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मनी होता है, तो वो लॉक रहता है। अच्छा, यहाँ पे माजरत के साथ मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। यहाँ पे फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, नहीं ये फिर अपना चूरन बेच रहे हैं। अरे मोहतरम, ये चूरन नहीं है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब आप कराते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर आपके 2000 रुपीज को सेव कर लिया जाता है। और इसको किसी किस्म का ये मत समझिएगा ये एक तरीके से जो है स्पैम है, हमारे 2000 रुपए रख लिए और 1000 रुपए हमारे लिए बिजनेस के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसके आगे मजीद क्या तफसीलात हैं उस पर हम जाएंगे, लेकिन अपने दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि 2000 रुपीज जो अभी आपके एक तरीके से सेव अकाउंट में रखे गए हैं, इसको अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे आप जो है परचेजिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके ही पैसे हैं। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने 3000 रुपीज डिपॉजिट करें और पूरे के पूरे 3000 अपडेट होंगे, जिसमें से 2000 जो होंगे वो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मनी के तौर पे शो होंगे उसके अंदर। सही। उनको उधर लॉक वो एक लॉक रहेंगे, 1000 रुपीज आपके लिए यूजेबल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने करनी है परचेजिंग। सही। तो उस परचेजिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने मीज़ान बैंक को सिलेक्ट करा कि मैंने मीज़ान बैंक की परचेजिंग करनी है। अच्छा, ये जो मैं परचेज करूंगा तो ये क्या चीज होंगी? ये शेयर्स हैं जिसको मैं परचेज करूंगा, इसको आप शेयर्स कहते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये शेयर्स होंगे जो आप परचेज करेंगे। इसमें मैं आपको 2-3 छोटी टर्म्स बता देता हूँ ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज रहेगी इसके अंदर वॉल्यूम। ओके। के वॉल्यूम से बिल्कुल आसान लफ्जों में मतलब ये है कि आपने कितनी मिकदार है जो परचेज करनी है। ठीक है। यानी एप्लीकेशन में लिखा हुआ होगा कि आप वॉल्यूम इनपुट करें। अच्छा। तो अगर आप 50 शेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ 50 इनपुट करेंगे। ठीक है। 100 तो 100 इनपुट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं बाइंग की, कि आप बाइंग कर रहे हैं या परचेजिंग कर रहे हैं। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए का शेयर था और आपने 10 शेयर परचेज करना है, क्योंकि आपने 3000 डिपॉजिट करे। सही है। 2000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट की फॉर्म में अवेलेबल है। सही है। रिमेनिंग 1000 आपकी यूजेबल फॉर्म में है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो आपने 10 शेयर परचेज करे 100 रुपए की प्राइस के ऊपर, 1000 हो गए मीज़ान बैंक के। तो ये 1000 रुपीज के आपके शेयर्स परचेज हो गए। ठीक है। अच्छा, अब शेयर्स जब आप परचेज कर रहे होंगे तो फाइनल ट्रांजैक्शन के वक्त वो आपसे पिन कोड भी मांगेगा। ओके। ये पिन कोड बिल्कुल उसी तरीके से है एटीएम की तरह। अच्छा। कि अगर एटीएम आपका किसी के पास चला भी जाए तो वो उसमें से कैश विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक के पिन कोड एंटर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ना करे आपका ब्रोकर का आईडी पासवर्ड भी किसी के पास चला जाए तो ना तो वो शेयर परचेज कर सकता है आपके अकाउंट में, ना बाय कर सकता, ना सेल कर सकता है, और वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। उसमें एक सेकंड सिक्योरिटी पिन कोड भी मौजूद है। ठीक। और ये यूनिक आईडी है बिल्कुल, ये सिर्फ आपको पता होगी, किसी को पता नहीं होगी। तो जैसे ही आप पिन कोड रख के एग्जीक्यूट करेंगे, यानी आपने सबसे पहले वॉल्यूम रखा, उसके बाद आपने वॉल्यूम में 10 रखा, आपने अपनी प्राइस रखी, आपने बताया कि मुझे 100 रुपीज पे बाय करना है, तो आपने प्राइस के अंदर 100 का सेक्शन रख दिया, 100 रुपीज रख दिए। फिर आ जाएगा लास्ट
पिन कोड का सेक्शन, उसमें आपने पिन कोड रख दिया और आप बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात को थोड़ा सा टेक्निकल साइड के ऊपर लेकर जाएंगे कि आपने यूँ कह लीजिए मार्केट में एक ऑफर प्लेस कर दी कि मैं विलिंग हूँ 100 रुपए के ऊपर 10 शेयर परचेज करने। ठीक है। यानी 100 रुपए का रेट के ऊपर अगर कोई सेलर है, देखिए मार्केट में ट्रांजैक्शन उसी वक्त होती है जब दो लोग हो, एक बायर हो और एक सेलर। बिल्कुल ठीक है। आप तो बायर हैं। हाँ। आपकी बाइंग उसी वक्त हो सकती है जब कोई सेलर सेलिंग करने के लिए आए। बिल्कुल ऐसे ही। मार्केट उसी जगह का नाम है ना जिसमें एक सेलर होता है और एक बायर होता है। बिल्कुल सही है। एक सेलर होगा काउंटर साइड के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो उसने सेलिंग का ऑर्डर लगाया, वो बेचना चाहता है, उसने प्राइस लगाई है 102 रुपीज की। सही है। कि वो 102 रुपीज पे सेलिंग करेगा। अच्छा, अब आप इसमें समझिएगा कि मार्केट में एक सेलिंग का ऑर्डर प्लेस हुआ है 102 पे। सही है। मार्केट में एक बाइंग का ऑर्डर प्लेस हुआ है 100 रुपीज पे। ठीक है। इस सिनेरियो में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि बायर और सेलर की प्राइस मैच नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब या तो बायर को ऊपर बढ़ना पड़ेगा या सेलर को नीचे आना पड़ेगा। हम अपनी इस ट्रांजैक्शन में अज्यूम करते हैं कि एक नया सेलर आया, उसने 100 रुपीज के भाव के ऊपर 10 शेयर सेलिंग के लिए लगा दिए। ठीक है। आपका ऑर्डर प्लेस हुआ था 100 रुपए के ऊपर 10 शेयर की बाइंग का। अब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी, यानी सेलर के पास से शेयर्स निकल के आपके पास आ जाएंगे, आपके पास से पैसे निकल के सेलर के पास चले जाएंगे। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखें कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। इस स्टॉक मार्केट को जिसको हम लोग आज तक शायद बहुत ज्यादा मुश्किल समझते थे, ये मार्केट तो बिल्कुल इतवार बाजार और बुध बाजार जैसी है, जिसके अंदर एक आलू वाला बेचता है 110 रुपए के, मुझे लेने हैं 100 रुपए वाले आलू। मुझे आलू खरीदने की ताकत नहीं, मैं 110 वाले आलू नहीं खरीद सकता। मिसाल के तौर पे सामने से आगे बढ़ता हूँ, आगे एक दुकानदार मिलता है, वो कहता है मुझसे 1 किलो आलू ले लो 100 रुपए के। जनाब मोहतरम, ये मुश्किल बात तो नहीं है। ये अब तक हम लोग फिजिकल लेन देन कर रहे थे, यहाँ पे ये भाई बता रहे हैं कि इसको डिजिटल कर सकते हैं, हम मोबाइल के ऊपर बैठे बैठे इस काम कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। अगर आज इसको हम डिजिटल फॉर्म के अंदर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर हमारे मुस्तकबिल के अंदर ऐसा यकीनन कुछ ना कुछ होगा। जो इतना बड़ा पाकिस्तान में चलने वाला इदारा स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, आपने 3 चीजें इनपुट करी, वॉल्यूम, प्राइस और पिन कोड। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सेलर के पास आपके पैसे पहुंच गए और सेलर के शेयर्स जो थे वो आपके पास आ गए क्योंकि आपने शेयर्स बाय करे, उसके बदले आपने पैसे पे कर दिए। सही है। अच्छा, अब आपको दोबारा मैं रिकॉल कराता चलूं कि शेयर्स आपके पास आएंगे, आपकी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सही। कि आपने 10 शेयर्स खरीद लिए। सही। अच्छा, ये शेयर्स जो होंगे ये शेयर्स चले जाएंगे सीडीसी, आप ही के सीडीसी अकाउंट के अंदर, जहाँ पे शेयर्स जाके पार्क हो जाएंगे। जब तक आप इन्हें नहीं बेचते, 1 महीना, 1 साल, 6 दिन, XYZ जितने भी दिन, वो शेयर्स आपके वहां पर रहेंगे। ठीक है, ये शेयर्स अब आपके पास आ गए। अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन को अब हम अपने यूथ के इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओके, सही है। तो हम एक मीजान बैंक की एग्जांपल लेके चले थे। सही। तो अब देखिए, मीजान बैंक एक कंपनी है। किसी भी कंपनी का मोटो होता है प्रॉफिट मेकिंग। बिल्कुल ऐसा। एक तो इदारे होते हैं, एनजीओज होती हैं, जिनको बोला जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। मगर कंपनी का मोटो होता है प्रॉफिट बनाना। बिल्कुल। ठीक है, तो मीजान बैंक पूरा साल अपने ऑपरेशंस चलाता है, अपनी ब्रांचेस चलाता है, अपना एक एक्सपेंस करता है, अपना स्टाफ को मेंटेन करता है, स्टाफ को चलाता है। वो किस लिए? वो इस वजह से कि साल के आखिर में जो इतनी मेहनत करी गई है उसके बदले कोई प्रॉफिट मिले। तो मीजान बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है, अब मीजान बैंक अपने शेयर होल्डर्स के साथ, यानी जिसके पास मीजान बैंक के शेयर्स मौजूद हैं, 1 शेयर मौजूद हो या 1 करोड़ शेयर मौजूद हो, सही, मीजान बैंक के लिए सब बराबर है क्योंकि सारे उसके शेयर होल्डर्स हैं। सही है। वो अपनी इनकम का सर्टेन पोर्शन, एग्जाम्पल के तौर पे उसने 100 रुपीज अर्न किए मीजान बैंक ने पूरे साल में। हम इसको आइडिया लगाते हैं कि हर क्वार्टर में, हर 3 महीने का उसने 25 रुपए अर्न करा। सही। तो वो हर क्वार्टर के आखिर में अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा आपसे शेयर करेगा। है? तो अच्छा देखे ना, अब आप तो शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का ये मतलब थोड़ी है कि आपने सिर्फ एक शेयर ले लिया, आप उस कंपनी के ओनर हैं। डजंट मैटर कि आपने 10 शेयर लिए या 1 शेयर लिया या 1 करोड़ शेयर लिया है।
सही। शेयर होल्डर का मतलब ही यही है कि आप उस कंपनी के ओनरशिप में हिस्सेदार हैं। अच्छा। अब जब उसका मुनाफा, उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ओनर्स में, तो ऑटोमेटिकली आपका नाम है उसके अंदर। सही। अगर आपके पास 10 शेयर थे और फॉर एग्जांपल कंपनी ने 3 रुपए फी शेयर यानी पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करा, तो आपके पास बगैर कुछ करे, क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा है, सही, आपके पास आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो आपने बैंक अकाउंट दिया होगा अकाउंट ओपनिंग के वक्त, आपके उस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे मीजान बैंक की तरफ से। अच्छा। इसमें कोई ब्रोकर की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। क्योंकि देखिए शेयर तो आपने परचेज कर लिया, ब्रोकर सिर्फ एक फैसिलिटेटर था। सही। उसने आपको शेयर परचेज करवा दिया, शेयर आपका है। सही है, आपकी ओनरशिप है, तो उसके पैसे भी आपको ही मिलने चाहिए डायरेक्ट। सही। तो वो आएंगे भी आपके बैंक अकाउंट में। कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि ब्रोकर के पास आ रहे हो, आपको उसे बोलना पड़ रहा हो कि मुझे मेरे पैसे दे दो या ये कर दो, कुछ भी नहीं, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे पैसे। सही। इसी तरीके से फिर 1 क्वार्टर और गुजरेगा, 3 महीने और गुजरेंगे, कंपनी परफॉर्म करेगी, कंपनी अपनी अर्निंग्स आएंगी, कंपनी अपने मुनाफे का, अपने प्रॉफिट का हिस्सा दोबारा शेयर करेगी, तो वो दोबारा आपके पास जितनी भी मिकदार में आपके पास शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल पहले 10 थे, अब आपने 50 शेयर्स कर लिए, तो अब आपके पास 50 शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा, जिसे हम वर्ड बोलते हैं डिविडेंड। ओके। इसका बेसिकली जो सही वर्ड है वो वर्ड ये है डिविडेंड। बैंक डिविडेंड देता है? बैंक नहीं, कंपनी जिस कंपनी का आपने शेयर लिया, भले वो मीजान बैंक हो या कोई और कंपनी हो, कोलगेट एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट की कंपनी है, सही है, ये डिविडेंड देती है हर क्वार्टर में, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद वो आपके साथ शेयर करेगी, वो आपके बैंक अकाउंट में आपके पास रिसीव हो जाए। अब जिसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसको उतना डिविडेंड उसके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होता रहेगा। सही। तो जनाब आज के सेशन में हमने ये देखा कि हमने किस तरीके से जो है सबसे पहले तो अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करनी है, और जब अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी तो इसके अगेंस्ट हम किस तरीके से जो है परचेजिंग कर सकते हैं, और आपको बताया गया कि मैक्सिमम तो खैर जितना आप खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो हमारे दिमाग में एक अरसे दराज से कंफ्यूजन थी कि हाँ हमारे पास हजारों लाखों रुपए होंगे तो इसके जरिए इसके अगेंस्ट जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज के सेशन में हमने ये सीखा कि अगर 3000 रुपए भी आपके पास मौजूद हैं तो 2000 रुपए आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर रखवाने के बाद 1000 रुपए की जो बच गए आपके पास रिमेनिंग, उसकी आप परचेजिंग कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने ये सीखा कि परचेजिंग भी कर सकते हैं और उसके ऊपर जो डिविडेंड यानी कुछ ना कुछ फायदा भी कमा सकते हैं, और दूसरी चीज उन शेयर को हम बेच के भी मुनाफा कमा सकते हैं। खैर इसकी क्या मजीद तफसीलात है कि हमेशा से फायदा ही होगा, कभी नुकसान भी हो सकता है। क्या आज के सेशन में हमने 2 का जिक्र किया, मीजान बैंक और कोलगेट, क्या इसके अलावा भी कोई और कंपनीज हैं जिनके शेयर को परचेज और सेल किया जा सकता है, या इसके अलावा और भी मजीद बहुत सारी कंपनीज हैं, क्या इन दोनों के शेयर्स को खरीदना ही मुनासिब है या इनके अलावा और भी शेयर को हम खरीद और बेच सकते हैं? तो इन तमाम बातों के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। आपके दिमाग में भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बंदे रहिएगा हमारे साथ। आज के सेशन में इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।